हेलो गाइस, तो आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे क्लास 9 साइंस का बायोलॉजी का चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज। वेलकम टू शर्मा स्टडी। तो आज यहाँ पे पढ़ेंगे हम क्लास 9 का चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज। क्लास 9 का टॉपिक है, इजी टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले हम ले लेते हैं व्हाट इज़ दिस नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारा चैप्टर का नेम है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, देखिए व्हाट इज़ दिस नेचुरल रिसोर्सेज। दीज रिसोर्स डेट आर फाउंड इन नेचर, एग्जाम्पल सनलाइट, एयर, वाटर एंड सॉइल। ऐसे रिसोर्स जो हमको नेचर से मिले हैं, एग्जाम्पल सनलाइट, एयर, वाटर एंड सॉइल, जिनको ना ही कोई इंसान बना सकता ना ही कोई और बना सकता, जो हमको डायरेक्टली नेचर से मिले हैं। देखिए सनलाइट, एयर, वाटर एंड सॉइल, हमने जो हम एयर एंड वाटर एंड सॉइल यही इनके कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। अगर ये हमने पढ़ लिया, इसी से हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं। किससे? एयर, वाटर एंड सॉइल से। इस चैप्टर में इसके पॉल्यूशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशंस। जो एयर होती है वो हमारे लिए ज़रूरी होती है, उस पर हम सांस ले लेंगे तो मर जाएंगे। वाटर से भी अगर पानी नहीं पिएंगे तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदे नहीं रह पाएंगे। सॉइल तो वेरी इंपॉर्टेंट है। सॉइल नहीं होगी तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम खाना कहाँ से मिलेगा, हमारे लिए खाना नहीं मिलेगा तो हम भूखे रहेंगे। इसलिए ये तीनों लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं पॉल्यूशंस क्या होता है? एनी अनडिजायरेबल चेंज अकुरिंग इन नेचर। कोई भी अनडिजायरेबल चेंज जो नेचर के अकुरिंग है, नेचर से अलग है, वो हमारा पॉल्यूशंस कहता है। हमारी कोई गैस एटमॉस्फेयर में मिल गई, वो पॉल्यूशंस। ये हमने लास्ट ईयर 5th क्लास से आप पढ़ते आ रहे होंगे, तो फर्स्ट पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन। फिर भी हम एक बार इनको बता देते हैं। पॉल्यूशंस, फर्स्ट वाटर पॉल्यूशन, वी अनडिजायरेबल सब्सटेंस इन वाटर लाइक एस हार्मफुल केमिकल, ह्यूमन वेस्ट इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशंस। क्या होता है वाटर पॉल्यूशन? जो हमारा हार्मफुल केमिकल होता है, जो हम घर से नहा अपने मुंह पे लगाते हैं, उसको पानी में बहा देते हैं, वो हार्मफुल केमिकल्स। ह्यूमन वेस्ट तो सबसे बड़ा वेस्ट होता है वाटर पॉल्यूशंस का। ओके, आपको पता होगा कैसे होता है, मैं आपको बता देता हूँ, आपने 5th क्लास से रीडिंग करा होगा। तो हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके कॉजेज़। इससे क्या कॉजेज़ हैं? फर्स्ट कॉजेस बोल सकते हैं केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करने से जब अपना फेस धोएंगे, उस पर मुँह पे लगाएंगे तो वाटर पॉल्यूशन होगा। ये उसका वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो सकता है, इसका कॉजेस हो सकता है वाटर पॉल्यूशंस का। सेकंड, वाटर के टेम्परेचर चेंज होना। जब वाटर का टेम्परेचर चेंज होगा, उससे जो हमारे प्लांट एनिमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं, उनकी डेथ होगी। जिससे उनकी डेथ होगी तो वाटर इनडिजायर गंदा होगा। जो गंदा होगा तो हमारा कॉजेज तो है, उसी से तो हमारा वाटर पॉल्यूशन फैलता है। पॉल्यूशन कैसे होता है? वाटर पॉल्यूशन क्या है? गंदा होना वाटर का। तो ये हमारा वाटर के टेम्परेचर को हम चेंज ना करें, उसको इतना ही उतना छोड़ दें। ओके, ये इसका कॉजेज। जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा हमारा इफ़ेक्ट्स। क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं हमारे ऊपर इसके इफ़ेक्ट पड़ते हैं कि हमारे शरीर में काफ़ी बीमारी हो सकती हैं। बीमारी जैसे डायरिया हो सकता है पॉल्यूशन वाटर से। जैसे हमने अगर पॉल्यूशन वाटर से नहा लिए तो हमारी स्किन ख़राब हो सकती है, हमको इससे डायरिया हो सकता है इस इफ़ेक्ट से। ये हमारे इफ़ेक्ट्स यहाँ तक हुए। ये हमारे काफ़ी, हमको इससे बचाव करना चाहिए। हमको ना ही पीना चाहिए, ना ही इससे अपना माउथ की धोना चाहिए। ये हमारे इसका इफ़ेक्ट होता है। जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो आएगा कंट्रोल। हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? जो हमारा वाटर पॉल्यूशन फैल रहा है, इसको हम कंट्रोल कैसे करें? वैसे भी आपने 5th क्लास से पढ़ रहे हो, मैं आपको एक बार बता देता हूँ रिवाइज के लिए। कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो ये वाटर पॉल्यूशन से इसको कंट्रोल कैसे करें? कंट्रोल करने का वेरी इजी तरीका है। हमको केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कम करना है। जैसे ही केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कम होगा तो उससे काफ़ी कंट्रोल होगा। और सेकंड, वाटर के टेम्परेचर को नो चेंज। जैसा वाटर का टेम्परेचर है उसे ऐसा ही रहने देना है, उसमें कोई चेंज नहीं करते। चेंज जब होता है जब हम अपनी घर की जो कचरा होता है उसे वाटर में फेंक देते हैं, वो गंदा हो जाता है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। जो हमारा सेकंड आएगा वो आएगा एयर मीन्स एयर पॉल्यूशंस। जो हमने 3 इफेक्ट्स में पढ़ा था, सेकंड है व्हाट इज़ दिस एयर पॉल्यूशंस।
when harmful gases mixture in the air at the particular amount of ratio or gases in the atmosphere in distributing is called air pollution। क्या होता है इसका मीन्स क्या है? आपको पता है हमारे यहाँ पर गैस का एक पार्टिकुलर अमाउंट होता है, फिक्स अमाउंट होता है, जैसे नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.06%। ओके, हर गैस का एक पार्टिकुलर रेशो है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जब इन गैसों का रेशो एटमॉस्फेयर से बिगड़ जाता है, उसकी वजह से CO2, NO2 रेशो इनका बिगड़ जाएगा, तो एक केमिकल का रूप ले लेती है आपस में। जो ये केमिकल का रूप ले लेती हैं, जब ये केमिकल का रूप लेंगी तो हमारी हार्मफुल होगा, इसलिए हमारा एयर पॉल्यूशन कहलाता है। जो हमारी सेकंड आती है बात, वो आती है इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, व्हाट इज़ दिस कॉजेज़ ऑफ एयर पॉल्यूशंस। तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉजेज़ ऑफ एयर पॉल्यूशन। जो फैक्ट्री से निकलने वाला स्मोक मतलब धुआं, जो फैक्ट्रियों से स्मोक निकलता है वो है इसका कॉजेज़। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट्स है डिफॉरेस्टेशन हमारे प्लांट्स के हवा नहीं आएगी क्लियर, तो उससे भी काफ़ी एयर पोल्यूशन होगा। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है व्हीकल्स, जो व्हीकल्स से निकलने वाला धुआं, ये इसका कॉजेज होता है। ओके, व्हीकल्स से हार्मफुल गैसेस निकलेंगी मोर अमाउंट में, तो ये। और नेक्स्ट है फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट में आग लगने से एयर डस्ट होगी। अब इसके इफ़ेक्ट्स आते हैं, क्या इफ़ेक्ट्स हैं? CFC कार्बन फ्लोरोकार्बन, CFC की फुल फॉर्म भूल रहा हूँ, मैं आपको आगे बताऊँगा क्या है CFC की फुल फॉर्म। ओके, उसकी वजह से वो हमारे घर से फ्रीज है, उनसे ज़्यादा गैस निकलेंगी, तो उनकी वजह से हमारी ऑक्सीजन साइकिल डिस्टर्ब होगी, तो उसकी वजह से इसका इफेक्ट पड़ेगा इस पर एयर पोल्यूशन पे। ओके, CFC का फॉर्मूला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, अब इसके कंट्रोल पढ़ेंगे, इसके क्या कंट्रोल है? डिफॉरेस्टेशन कम होना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन कम, AC का यूज़ कम होना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन होना ही नहीं चाहिए तो ही अच्छा है। और व्हीकल्स को जरा सी दूरी पर हम ना ले जाएं, व्हीकल्स जो ज़रूरी है वहीं ले जाएं इम्पोर्टेंट्स के लिए। तो हमारा नेक्स्ट आता है सॉइल पॉल्यूशन, जो थर्ड आएगा वो आएगा हमारा सॉइल पॉल्यूशन। तो हम स्टडी करेंगे सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है। अनडिजायरेबल चेंज इन सॉइल पॉल्यूशंस, किसी भी तरह का अनडिजायरेबल चेंज ही सॉइल पॉल्यूशन कहलाता है। ये हमारा सॉइल पॉल्यूशन हुआ, जैसे कि कचरा डालना, ये क्या कहलाएगा हमारा सॉइल पॉल्यूशंस। ये इसके कॉजेज़ आ जाएंगे, व्हाट इज़ द कॉजेज़ ऑफ सॉइल पॉल्यूशंस। तो हम कॉजेज़ पढ़ेंगे इसके। एग्रीकल्चर का मतलब है हम बहुत सारी केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, केमिकल्स जो हमारी फसल के लिए ठीक है लेकिन सॉइल के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, ये हमारा इसका कॉजेज़ होगा। जो सॉइल के लिए ठीक नहीं है तो ये क्या होगा, इससे हमारी सॉइल ख़राब होगी। जब हम तो ये सोचते हैं हम काफ़ी केमिकल्स का यूज़ करते हैं, उसकी वजह से इसका कॉज ये होगा इसका सॉइल पोल्यूशन का। जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है हमारा इफ़ेक्ट्स। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे इनफीरियरी क्रॉप क्वालिटी, मतलब हम क्रॉप को सही करने के लिए हम अपने केमिकल्स का उपयोग करते हैं अपनी क्रॉप को बड़ा करने के लिए, इसलिए ये इसका इफेक्ट होगा। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थी, जो लोग खेलते हैं वहाँ पर उन पर उनकी डिजीज़ पर वो पड़ेगा, खतरा होगा ऐसी जगह पर खेलने से। जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है कंट्रोल। हम इसको कंट्रोल कैसे करें सॉइल पॉल्यूशंस को? हम सॉइल पॉल्यूशंस को जब ही कंट्रोल कर सकते हैं जब सॉइल बचाएंगे। अगर सॉइल ही एरर हो जाएगी तो हम सॉइल पॉल्यूशंस को नहीं बचा सकते, इसलिए हमको लोगों को बताना चाहिए इसके बारे में, हमको रूट पेड़ लगाने चाहिए, इसलिए हम सॉइल पॉल्यूशंस को बचाएंगे। जो मेन एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो है ओजोन लेयर, जो अब हम स्टडी करने वाले हैं। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ, तब हम ओजोन लेयर स्टडी करेंगे। द लेयर ऑफ ओजोन गैसेस इन स्ट्रेटोस्फीयर इज कॉल्ड ओजोन लेयर। आपको पता है हमारे यहाँ पर 7 मंडल हैं, उनमें से एक है स्ट्रेटोस्फीयर, उसमें शायद हिंदी में कंफर्म नहीं है, शायद समताप मंडल बोलते हैं। हाँ, वो हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में लेयर में प्रेजेंट है ओजोन लेयर। जैसे कि ओजोन लेयर के 2 मॉलिक्यूल्स बनकर गैस बनाते हैं, उसी तरह ये है O+O+O=O3। इसका फॉर्मूला है ओजोन लेयर का O3, ध्यान रखना पेपर में आ सकता है। जो हम पढ़ेंगे, इट इज़ पॉइजनस गैस बट इज परफॉर्म इम्पोर्टेंट फंक्शन द आर वेरी इनिशियल्स द सर्वाइवर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मीन्स क्या होगा? जैसे O2 हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट गैस है, उसी तरह O3 भी हमारे लिए बहुत ही पॉइजनस गैस है।
ओके। इसमें कोई भी इंसान ब्रीथ नहीं कर सकता, अगर ब्रीथ करेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। हम मेज़र भी नहीं कर सकते ये कितनी पॉइजनस गैस है, ओके। लेकिन बट ये पॉइजनस गैस के बाद भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। कैसे उपयोगी है? हम बहुत ज़्यादा उपयोगी है उसकी, और हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करता है हमारे लिए। अगर ये नहीं रही तो हमारा अर्थ जीवित नहीं रह पाएगा। जो लिविंग प्रोसेस हमारी अर्थ पर है वो ओजोन लेयर की वजह से ही है। अगर ओजोन लेयर हमारी एटमॉस्फेयर पर प्रेजेंट नहीं रही तो अर्थ पर लाइफ नहीं चल सकती, क्योंकि अर्थ पर जीवन ही संभव नहीं है। क्योंकि जीवन संभव क्यों नहीं है? ये हमारे लिए जो होती है, ये हमारी एक ऐसी सन के ऊपर रे होती है जो हमको बचाती है, ओके। क्योंकि बिकॉज it absorbs UV ray, ultraviolet ray that coming from the sun are reaching the earth. That means it prevention of harmful disease। मतलब जो सन से निकलने वाली जो हीट, जो बहुत ही, आपको पता है कितनी गर्म हीट निकलती है सन से, हम उसको मेजर भी नहीं कर सकते। वो आग के गोले की तरह होती है। अगर ओजोन लेयर बीच में ना होती तो भयंकर रेस हमारे ऊपर डायरेक्ट पड़ती। आपको पता है जैसे कि हम तो हमारी बॉडी जल जाती। जून जुलाई के मंथ में एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नॉट सर्वाइव इन अर्थ। जून जुलाई के मंथ में अगर हम जरा सी धूप में निकलते हैं तो हमारी बॉडी काफ़ी तेज़ जलती है। लेकिन अगर ये नहीं होती तो क्या हालत होती? तब भी हमको इतना हैवी सनलाइट फील होती है। अगर ये नहीं होती तो पता है क्या होता? तो ये रे फिल्टर होके आती हैं। ये इतनी हार्मफुल थिंग्स होती हैं जो जलाकर राख कर देंगी। इनका क्या काम होता है? ओजोन लेयर का सन से जो आने वाली रे हैं अर्थ पर, उनको फिल्टर करने में, ट्रांसफ़र करने में जितना अर्थ सहन कर, जितना अर्थ को चाहिए उतना ही वो छन के आती हैं, मतलब ट्रांसफ़र होके आती हैं। ओजोन लेयर हमारे लिए एक प्रोटेक्ट का वर्क करती हैं। ये एग्जाम्पल की हम आटा छानते हैं, उसमें से भूसी बोलते हैं, वो ऊपर निकल जाती है और आटा नीचे निकल जाता है। ऐसी ये इंपॉर्टेंट्स हमको जितनी चाहिए वो नीचे आ जाती हैं, बाकी रिफ्लेक्स होकर चली जाती हैं। ध्यान रखना, बाकी रिफ्लेक्स दोबारा वहाँ पर वापस चली जाती हैं। जितनी हमको इम्पोर्टेंट्स हैं उतनी ही आती हैं, और बाकी हम इनको मतलब अपने आप ही रिफ्लेक्स हो जाती हैं। एक हमारे ऊपर ऐसी होती हैं UV ray का मतलब है अल्ट्रावायलेट रे। पेपर में पूछा जा सकता है कि इसके हार्मफुल क्या है और इसके हमको क्या फ़ायदा है, ओके। पेपर में हमेशा याद रखना ये यूज़फुल किस लिए है और हार्मफुल किस लिए है, ये पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ तक कंप्लीट हुआ ओजोन डिप्लीशन। यहाँ तक आपको पता पड़ गया ओजोन लेयर क्या होती है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, ओके। इट एब्जॉर्ब UV रे। UV रे का फुल फॉर्म भी आ सकती है, याद रखना, अल्ट्रावायलेट रे डेट कमिंग फ्रॉम द सन द रीचिंग ऑफ अर्थ। मतलब ये हमारे लिए हार्मफुल इसलिए क्योंकि बहुत ही इफेक्ट होता है, बहुत ही काफ़ी होती है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अल्ट्रा डिप्लेशन। तो आपको पता है अल्ट्रा डिप्लेशन का मीन्स क्या है? अगर आपको पता हो तो आप भी कमेंट लिखना कि अल्ट्रा डिप्लेशन इसी में आती है। डिप्लेशन ओजोन लेयर के अंदर ही आती है, वो है हमारी अल्ट्रा डिप्लेशन। अल्ट्रा डिप्लेशन मतलब ओजोन गैस का कम होना, सॉरी ओजोन डिप्लेशन, सॉरी अल्ट्रा नहीं, ओजोन डिप्लेशन। Ozone depletion, it was discovered that ozone layer was getting depleted due to very harmful compound like a CFC, chlorofluorocarbon। मैंने बताया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। It is characteristic and harmful compound to reduce the radiation of the ozone layer। It is they have discovered a hole of ozone layer about the Antarctica। इसका मीन्स क्या है? ओजोन लेयर का कम होना, सिंपल सी बात है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ओजोन लेयर कम हो रही है। जो हमारी धरती है उस पर पॉल्यूशंस ज़्यादा हो रहा है, हमारे एयर पॉल्यूशंस भी बढ़ाता। ह्यूमन आजकल बहुत ही एडवांस हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक का ज़्यादा यूज़ करता है। एक आजकल तो हर किसी के घर में AC पाई जाती हैं। AC से ओजोन लेयर कम होती है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से सबसे बड़ा इफेक्ट जो पड़ता है CFC से पड़ता है ओजोन डिप्लेशन पर। CFC का प्रोड्यूस होता है मोर अमाउंट में AC का यूज़ होने से, जनरेशन का यूज़ होने से, और घर घर में आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया था, AC है, इसलिए CFC का प्रोड्यूस होता है। आपको पता है बहुत सारी जगह पर तो इसकी वजह से फैक्ट्रियाँ ऑफ हो गई थी। किसकी वजह से? ओजोन लेयर कम हो रही थी। जैसे कि CO2, O2, NO2 ये गैस आपस में जब एटमॉस्फेयर में मिल जाती हैं तो इसको रिड्यूस करती हैं, हार्मफुल हो जाती हैं काफ़ी। उसकी वजह से O3 गैस कम होने लगती है। ये प्रॉब्लम काफ़ी जगह पर पा जाती है, AC की वजह से होती है, ओके।
मतलब स्ट्रेटोस्फीयर एक लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर, वो बहुत मोटी होती है, इसकी वजह से वो थिन होती जाती है। जैसे कि कुछ सालों पहले फैक्ट्रियास ऑफ हुई थी, फैक्ट्रियास क्यों ऑफ हुई थी? क्योंकि ओजोन लेयर कम हो रही थी। ओजोन लेयर कम होती तो हमारे पास जो रे आती ऊपर से बहुत ही हार्मफुल होती, जो हार्मफुल होती हमको जरा के राख कर देती। हम बात करते हैं एक सिटी की, खुर्जा सिटी। खुर्जा सिटी की काफ़ी ऑफ हुई थी क्योंकि खुर्जा सिटी को एक पॉटरी कहा जाता है, पॉटरी नगर, वहाँ से ही ट्रांसफ़र होके जाती हैं सामान, तो इसलिए वहाँ की भी फैक्ट्रियाँ ऑफ हुई थी। अगर ये फैक्ट्रियाँ ऑफ नहीं होती, काफ़ी हुई थी, फैक्ट्रियाँ कैसी ऑफ हुई? आपके मन में आ रही होगी फैक्ट्रियाँ कैसी ऑफ हुई? फैक्ट्रियाँ ऐसी ऑफ हुई जो पॉल्यूशंस करती हैं। पॉल्यूशंस काफ़ी फैक्ट्रियाँ करती हैं, आपको खुद पता होगा पॉल्यूशंस कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ करती हैं। ओके, तो यहाँ तक जो हमारा टॉपिक है ओजोन डिप्लेशन यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब एक बार ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया CFC की फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो मुझे पीछे ध्यान नहीं आ रहा था, CFC ये सबसे पहले इफ़ेक्ट्स, सबसे यूज़ हार्मफुल इफेक्ट्स जो पड़ता है ओजोन लेयर डिप्लेशन पे, अगर पेपर में पूछा जाए तो आप लिख देना क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाए। हमारा नेक्स्ट आएगा वो आएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। ग्रीन हाउस इफेक्ट्स को पढ़ने से पहले आपको आई ऑफ यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, तो आप मुझे बताइए ग्रीन हाउस इफेक्ट्स क्या होता है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि व्हाट इज़ दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स क्या होता है। तो जब मैं स्टार्ट करूँगा व्हाट इज़ दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट, आप वीडियो पॉज करके बता दीजिए ग्रीन हाउस इफेक्ट्स क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, व्हाट इज़ दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट्स? ईजी है भाई। Is cold region glasses are prepared to crab heat for the growth of plant. This provisional are used to create on chrominal plant would be crab warm during the winter. इसका क्या मीन्स हुआ? इसका मीन्स हुआ यानी ऐसी जगह जहाँ पर प्लांट ग्रो नहीं कर पाते, प्लांट को ग्रो कराने के लिए कांच के बड़े बड़े बॉक्स बना लिए जाते हैं। और जो कांच के बॉक्स होते हैं इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि कांच से जो क्वालिटी होती है वो सन से आने वाली रे को एब्जॉर्ब तो कर लेती है लेकिन दोबारा रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं भेजती, अपने पास ले लेगी। अब सोचो जब वो अपना कांच का होगा, वो बॉक्स होगा, उसके अंदर कितनी वो आ जाएगी, कितनी गर्मी हो जाएगी, उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाएगा। उसकी वजह से वो सीड ग्रो होने लगते हैं। जब सीड बड़े हो जाते हैं, काफ़ी बड़े हो गए सीड, मतलब जो बीज होते हैं हमने उस पर कांच के बॉक्स में किया तो बड़े हो जाते हैं। हमको लगती है कि अभी दूसरी जगह बो सकते हैं तो हाँ को हटा से दूसरी जगह उनको ईजी से लगा देते हैं। ये होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। और हम इसकी एक और डिफाइन बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं आवर अर्थ प्ले रोल जस्ट लाइक ग्रीन हाउस गैसेज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ हार्मफुल गैसेज। दीज हार्मफुल गैसेज ऑफ ए कवरिंग इन द एटमॉस्फेयर। दिस कवरिंग ट्रैपर द वेरी मोर अमाउंट बट can it release the earth, so the temperature of our earth is increased day by day. This is called greenhouse effect। जो मैंने अभी आपको सिंपल बताया, क्या जो हमारी हार्मफुल गैसेस होती हैं उसकी वजह से पेड़ पौधे ग्रो नहीं कर पाते, उनके कांच के बॉक्स में लगा दिया जाता है। ओके, आप ये बोल सकते हो अगर डिफाइन आए ग्रीन हाउस इफेक्ट्स की, वो भी वैसे सही थी। ओके, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। ये आपने यहाँ तक पढ़ लिया था। ये जो होते हैं टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए अर्थ को, इसलिए हमको वो लगाने पड़ते हैं कांच के बॉक्स में। तो अब नेक्स्ट टॉपिक चलेगा ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के बाद लेंगे हम वाटर साइकिल। ओके, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, व्हाट इज़ दिस ग्लोबल वार्मिंग? तो स्टार्ट करते हैं। इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू द इंक्रीज अमाउंट ऑफ CO2 इट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। सिंपल सी बात है, जब हमारे अर्थ पर केवल CO2 गैस का अमाउंट ज़्यादा बढ़ेगा, ओनली CO2 गैस का अमाउंट ज़्यादा बढ़ेगा, तो जो CO2 गैस है वो अर्थ पर हीट बन जाती है जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इनकी टेम्परेचर ऑफ अर्थ उसे ही CO2 अमाउंट ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? आई एफ क्लियर हुआ? समझ आ रहा होगा आपको। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो वाटर साइकिल। स्टार्ट वाटर साइकिल। द वाटर साइकिल सो द कंटिन्यूअस movement of water within the earth and atmosphere, liquid water evaporation into wetter vapor, condensation to form cloud, and precipitation back to earth in the form of rain and snow। क्या मतलब है? जैसे कि
ये आपको एक पूरा फॉर्म बता दिया। जैसे बारिश हुई तो बारिश रुक जाएगी, उसके बाद जैसे ही सन निकलेगा, जो गड्ढों में पानी भर गया, जैसे ही सन निकलेगा वो अपने ऊपर एब्जॉर्ब करेगा, कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद वो सन की हीट से वाटर हीट होता है, तो उसमें पेड़ों से ये वाटर लिया, वाटर ऊपर जाएगा। तो पेड़ों से तो आपने पढ़ रखा है पैसे 5th क्लास में, ओके। तो पेड़ों से ऊपर जाएगा वाटर, उससे हम ट्रांसफ़र कर लेगा क्लाउड, जो क्लाउड की फॉर्म में आएगा, फिर वो दोबारा ज़मीन पे नीचे आएगा, धरती पे आएगा, मतलब बारिश, ओके। उसी फॉर्म में ये होता रहता है हमारा वाटर साइकिल। सबसे पहले बारिश हुई, आपको पता है, बता दिया था मैंने। तो आपको चलो पिक्चर से पिक्चर दिखाता हूँ इसकी, जो वाटर साइकिल है कैसे ये एब्जॉर्ब, कैसे हम पिक्चर बनाएंगे इसकी, कैसे अगर पूछे तो। ये रही हमारी फिगर। सबसे पहले कंडीशंस, प्रेसिपिटेशन, कलेक्शन, इवेपोरेशन। ऊपर जाएगा पानी, ऊपर से कंडीशंस, नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो अब जो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ, हम 3 इम्पोर्टेंट थिंग्स पढ़ेंगे अब, मतलब जो इस क्लास 9th में है, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल, ये हम स्टडी करेंगे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट्स हैं, बेसिक हैं, ये आपकी 8th क्लास तक नहीं थी। तो फर्स्ट है हमारा ऑक्सीजन साइकिल। तो हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन इज़ वेरी इनेंशियल एलिमेंट ऑन अवर अर्थ। ऑक्सीजन साइकिल मेनली द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इज़ द एटमॉस्फेयर। जो ऑक्सीजन साइकिल है उसका फॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि मेनली ताकि ऑक्सीजन गैस का एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में बैलेंस रहे, बिल्कुल बैलेंस रहे, इसलिए उसका मेंटेन होता है। तो ऑक्सीजन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ कम्बेशन। मतलब कम्बेशन का मतलब होता है सबस्टेंस का बर्न होना। कोई भी मटेरियल है, कोई आग बर्न करने के लिए सीधे O2 का प्रोसेस में बर्निंग होती है, बिना O2 के प्रोसेस में बर्निंग नहीं होती। तो ऑक्सीजन वेरी नेसेसरी होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन एंड रेस्पिरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। 3 चीज़ के लिए, वेरी, कम्बेशन, रेस्पिरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करने के लिए O2 का होना बहुत ज़रूरी है। बिना N या O2 के, जब तक NO2 बिना नहीं होगा तो नाइट्रोजन नहीं बन पाएगा। दिस मीन्स ऑक्सीजन की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हम कह सकते हैं इट इज़ रिटर्न इन द एटमॉस्फेयर ओनली मेजर प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो एटमॉस्फेयर में जो वापस कब होती है, इट मीन्स रिटर्न इन द एटमॉस्फेयर ओनली मेजर प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। केवल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ही रिटर्न हो पाती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम ऑक्सीजन साइकिल बोलते हैं। ओके, ऑक्सीजन साइकिल इज़ कंप्लीट। देखिए डायग्राम में देख लीजिए, ऑक्सीजन साइकिल ऐसी होती है। फर्स्ट एटमॉस्फेयर, O2 एटमॉस्फेयर में जाती है, उसके बाद रेस्पिरेशन, उसके बाद एनिमल्स, उसके बाद CO2 में प्रोड्यूस हो जाती है, CO2 के बाद प्लांट्स में प्रोड्यूस हो जाती है, जो प्लांट्स के बाद वो फोटोसिंथेसिस में चली जाती है, उसके बाद दोबारा रिटर्न्स हमारी O2 में एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। ये हमारा ऐसे ही चलता रहता है इसका ऑक्सीजन साइकिल की प्रोसेस। यहाँ तक हमने ऑक्सीजन साइकिल कंप्लीट कर ली। आपको पता चल गया कि ऑक्सीजन साइकिल क्या होती है। ओके, ये एनिमल्स के बाद CO2 में जाएगी, फिर प्लांट्स में जाएगी। जो हमारा सेकंड है वो पढ़ेंगे हम नाइट्रोजन साइकिल। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ दिस नाइट्रोजन साइकिल। Here 3 the importance in nitrogen cycle. Nitrogen very necessary for the growth of plant, but plant cannot be used to nitrogen directly from the atmosphere. Then nitrogen convert into the nitrogenous compound by the following types. मतलब प्लांट्स की जो ग्रोथ है उसके लिए नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बट प्लांट कैन नॉट बी यूज टू नाइट्रोजन। जो डायरेक्ट प्लांट नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में लेते हैं उसके लिए नाइट्रोजीनियस कंपाउंड से काफ़ी टाइप्स होते हैं। देन नाइट्रोजन कन्वर्ट काफ़ी टाइप्स में, देखिए फर्स्ट है हमारा नाइट्रोजन राइजोनियम बैक्टीरिया मेनली ट्री स्पेशल ऑफ राइजोनियल प्लांट एट मोस्टली फाउंड इन द रूट ऑफ लिक्विमेंसिस। दिस बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू
निट्रल और निट्रेट बाय द फिजिकल प्रोसेस। ये निट्रेल और निट्रेल के द्वारा फिजिकल प्रोसेस से ही सबसे पहले इसमें जाता है हमारा नाइट्रोजन रेगोनियम के बैक्टीरिया से। नाइट्रोजन कन्वर्ट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, देन द ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू गिव निट्रेल एसिड। निट्रेल एसिड के द्वारा ऑक्साइड होता है हमारा नाइट्रोजन। ओके, यहाँ तक हमारा हुआ। तो हम आगे कह सकते हैं जो हमारा डिजॉल्व होता है, जब हमारा नाइट्रेट और नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाते हैं तब वाटर के डिजॉल्व होती है, उसे नाइट्रोजन करते हैं। आगे कह सकते हैं वंस द एनिमल एंड प्लांट डेट अदर बैक्टीरिया इन द सॉइल कन्वर्ट द विजुअल कंपोनेंट्स ऑन द नाइट्रोजीनियस बैक इनटू द नेट्रल एंड nitrate compound in the different type of bacteria convert nitrate and nitrile into nitrogen. It process is repeat and repeat. This process is natural cycle. ये हमारी कहलाती है नेचुरल साइकिल है नाइट्रोजन साइकिल। यहाँ पर हमारी नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हुई। ओके, जो प्लांट्स एनिमल होते हैं डेट्स उनके बैक्टीरिया को सॉइल कन्वर्ट करता है। उसके बाद जो जाती है डायरेक्ट उसमें जाती है किसमें, नाइट्रो साइकिल में। ओके, यहाँ तक हमारी नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हुई। इसकी आप देख, मैं आपको इससे देखिए कॉपी पर एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ नाइट्रोजन साइकिल को। ओके, तो बता देता हूँ नाइट्रोजन साइकिल की प्रोसेस कैसे होती है, कैसे चलती है नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल आपको पता है हमारी जो अर्थ है उस पर प्रेजेंट होती है 78% नाइट्रोजन साइकिल प्रेजेंट है हमारी अर्थ पर। ओके, नाइट्रोजन सीधे प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। आप सोच रहे हो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करते, वो हवा के सॉइल के जरिए जाती है, सॉइल में वर्क करेगी। वर्क करने के बाद जो सॉइल्स होते हैं उसको बैक्टीरिया यहाँ से आए। पेपर में ये क्वेश्चन जो मैंने आपको इंग्लिश बताई है उस पर ज़्यादा एब्जॉर्ब मत करना, ध्यान मत देना, क्योंकि ये जो मैंने बिल्कुल सेम वही बता दी है, उसकी लाइव प्रोसेस मैंने इंग्लिश में कर दी है। और यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट उसके पार्ट्स बताऊँगा कैसे कहाँ पर जाती है नाइट्रोजन साइकिल। जो फर्स्ट आएगा वो आएगा हमारा बैक्टीरिया। अगर ये पेपर में पूछी जाती है, अगर ये पेपर में आई तो आप ऐसे इसका भी आंसर देख के लिख सकते हो। फर्स्ट द बैक्टीरिया, और जो नेक्स्ट है वो जाएगी हमारी सेकंड है हमारी नाइट्रिफिकेशन। उनको एब्जॉर्ब करेंगे बैक्टीरिया को कौन, नाइट्रिफिकेशन। जो नाइट्रिफिकेशन है फिर उनको वो एब्जॉर्ब करेंगे कौन, प्लांट प्रोटोप्लाज्म। जो नाइट्रिफिकेशन है उसको एब्जॉर्ब कौन करेंगे, प्लांट प्रोटोप्लाज्म। जो प्लांट प्रोटोप्लाज्म उसको एब्जॉर्ब करेंगे। अगर प्लांट्स कौन खाते हैं, एनिमल्स, तो वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, नेक्स्ट एनिमल। ओके, एनिमल प्रोटोप्लाज्म ने एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद कौन एब्जॉर्ब करेगा, वो करेगा हमारा NH3, जो मैंने आपको बताया था कि पीछे NH3 क्या होता है, NH3 अमोनिया। NH3 अमोनिया ने जो एब्जॉर्ब कर लिया उसके बाद जाएगी ये नाइट्रेट में गई। नाइट्रेट में जाने के बाद इसको भेज देंगे हम, ये चली जाती है। हमने बताया था पहले नाइट्रेट में जाएगी फिर नाइट्रेट्स में जाएगी। नाइट्रेट में गई फिर नाइट्रेट्स में गई। जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी वो किस में जाएगी, वो होगी डेनिफिकेशन। जो नेक्स्ट प्रोसेस करेगी वो करेगी डेनिफिकेशन में जाएगी। जो हमारे नाइट्रेट डेनिफिकेशन में जो कन्वर्ट हो जाएंगे चले जाएंगे, तो उसके बाद डायरेक्ट नाइट्रिफिकेशन में दोबारा प्रोसेस ये चलती रहती है ऐसे। ओके, कंफ्यूज मत होना, वेरी इजी है। फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये तो हमारी बैक्टीरिया से आई, आगे प्रोसेस तो यहाँ से हुई। फर्स्ट यहाँ पर, सेकंड प्लांट प्रोटोप्लाज्म पर, एंड थर्ड एनिमल्स पर, फोर्थ NH3 पर, फिफ्थ नाइट्रेट पर, सिक्स्थ नाइट्राइट पर, एंड सेकंड डेनिफिकेशन। भाई ये इसमें हम एक और कह सकते हैं, ये प्लांट प्रोटोप्लाज्म है। जो प्लांट प्रोटोप्लाज्म है यहाँ से जा सकती है एमोनिफिकेशन में। जो प्लांट भी तो एमोनिफिकेशन एब्जॉर्ब कर सकते हैं। थर्ड प्रोसेस ये हो सकती है। जो फोर्थ हम बोलें फिर NH3 अमोनिया, फिर ऐसी चलती रहेगी। ये यहाँ से हमने अलग से ले लिया ये थर्ड वाला,
हम ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, ये हमारी नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हुई। आपको पता चल गया होगा नाइट्रोजन साइकिल कैसी होती है। ये हमारी एक बायोलॉजी साइकिल है, बायोलॉजिकल साइकिल नाइट्रोजन साइकिल है। आपका 78% प्रेजेंट है। फर्स्ट प्रोसेस करेगी नाइट्रिफिकेशन, प्लांट प्रोटोप्लाज्म, एनिमल प्रोटोप्लाज्म, NH3 अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट्स, डैनिफिकेशन, बैक्टीरिया। और हाँ, ये ध्यान रखना, ये अलग से है। हमने ये बताया प्लांट प्रोटोप्लाज्म से प्लांट्स को एनिमल्स तो खाते हैं, उसके बाद NH3 अमोनिया में चली जाती है वो। तो हमारा कंप्लीट हुआ नाइट्रोजन साइकिल। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो हमारा लास्ट साइकिल बची सिर्फ कार्बन साइकिल। हम आपको कार्बन साइकिल बताएंगे। ओके, कंप्लीट द हमारा नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हुआ। टॉपिक है वो है कार्बन साइकिल। ये हमारा एंड टॉपिक होगा इस चैप्टर का। ये हमारा लास्ट है कार्बन साइकिल। तो हम स्टार्ट करते हैं कार्बन साइकिल की। कैसे स्टार्ट होती है कार्बन साइकिल, कैसे स्टार्ट होती है कार्बन साइकिल की प्रोसेस। देखिए, जो कार्बन साइकिल होती है आपको पता है ये हवा में प्रेजेंट होती है, CO2 में प्रेजेंट होती है, CO2 एटमॉस्फेयर में। ओके, सीधी सी बात है, CO2 एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है हमारी कार्बन साइकिल। तो इसको कौन एब्जॉर्व करेगा? डायरेक्टली CO2 प्लांट एब्जॉर्व करते हैं, प्लांट। ओके, जब प्लांट एब्जॉर्व कर लेंगे इसके बाद प्लांट किसको एब्जॉर्व करेंगे? प्लांट को एर्केस करेंगे ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लिविंग टू प्लांट को एब्जॉर्व करेंगे। प्लांट अपनी स्टोमेटा के थ्रू ऑर्गेनिज्म कंपाउंड इन प्लांट, ऑर्गेनिज्म प्लांट एब्जॉर्व कर लेंगे। ओके, इसके बाद जो एब्जॉर्व करेंगे वो है हमारे ऑर्गेनिज्म कंपाउंड इन एनिमल। जो प्लांट्स हैं उनको कौन ऑब्जर्व करते हैं? एनिमल्स। जो प्लांट्स हैं हमारे उनके एनिमल तो ऑब्जर्व करते हैं इन एनिमल। जब एनिमल ऑब्जर्व कर लेंगे तो नेक्स्ट कौन आएगा? नेक्स्ट जो हमारे एनिमल्स करोड़ों साल हो जाएंगे, दब जाएंगे, तो उससे क्या होगा? पेट्रोलियम ही तो बनेगा हमारा। क्या बनेगा? पेट्रोलियम बनेगा। और हम इससे भी बोल सकते हैं प्लांट्स जब जाते हैं काफ़ी साल हो जाते हैं तो इसको यहाँ से ले सकते हैं, कूल बनेगा, कोयल से क्या बनेगा? लाखों साल दबेंगे तो उसके बाद पेट्रोल ही बनेगा। क्योंकि हम इसको यहाँ से डायरेक्टली ले सकते हैं और इसको भी डायरेक्टली ऐसे ले सकते हैं। पेट्रोलियम बन गया। पेट्रोलियम बनने के बाद जो नेक्स्ट आएगा ऑर्गेनिज्म कंपाउंड इन एनिमल। जो ऑर्गेनिज्म कंपाउंड इन एनिमल हैं उनसे क्या बनेंगे? ये हमारे, इनसे रेस्पिरेशन तो होगी, रेस्पिरेशन और क्या होगा? डिकम्पोजिशन और रेस्पिरेशन होगी, ये प्रोसेस। ओके, जो नेक्स्ट आएगा हमारा, इसके बाद डायरेक्ट CO2 में चला जाएगा। ओके, हवा के जरिए आता है और फिर CO2 में चला जाएगा। ओके, ये हमारी कार्बन साइकिल की हमारी प्रोसेस है। कार्बन साइकिल कंप्लीट हुआ तो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेचुरल रिसोर्सेज पता है, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा फिफ्थ ये, और ये फिर फोर्थ इसमें चला जाएगा। फर्स्ट में यही होती है। ओके, यहाँ से फोर्थ है तो ये फिफ्थ हो जाएगा। पेट्रोलियम यहाँ एंड है पेट्रोलियम का, ये फिफ्थ रहेगा, ये इधर। ओके, कंप्लीट द कार्बन साइकिल।